हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अप में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो विद्यार्थी, आज तो है संडे, बट आपको बता दें, हम आज संडे के दिन भी हम आपको यह क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, 2 दिनों से क्लासेस नहीं चली थी, इस कारण मुझे आज आपको यह लेक्चर देना ज़रूरी लगा। और आज हम इस लेक्चर में समास को देखेंगे और समास को हिंदी में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, मैं बता दूं कि यहाँ से आपके प्रश्न बनना निश्चित है। 100% गारंटी है कि यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे तो बनेंगे। क्या यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, या मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि समास एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रश्न बनना अति आवश्यक है। जैसे कि आपको इसके पहले मैं बता दिया हूँ कि संधि से प्रश्न बनना 100% गारंटी है, वैसे ही मैं यहाँ पे भी दावा से कह सकता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम में हिंदी पोर्शन से समास से प्रश्न बनना निश्चित है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर बनेंगे, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे, तैयार करेंगे, ताकि बाबू आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बने तो आपसे वह प्रश्न छूट ना सके। क्योंकि छूट जाएगा तो 1 या 2 नंबर आप नहीं प्राप्त करेंगे और बहुत ही बच्चों से आप नीचे जा सकते हैं। आप 1 या 2 नंबर का महत्व तभी समझ पाएंगे जब आपका रैंक बहुत बच्चों से नीचा चला जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि उस टाइम अगर इस पोर्शन को हम कंप्लीट किए रहते, अच्छा से तैयार किए रहते, तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिस टॉपिक पे मैं ज़्यादा फोकस दूँ उस पे आप लोग भी उसे अच्छे से तैयार करने का कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं गलत नहीं कहता हूँ, यह बात याद रखिएगा आप। और अगर लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो आप इसके पहले वाले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हिंदी के पोर्शन को उठाकर आप मिला सकते हैं कि समास से आपके प्रश्न बने हैं या नहीं बने हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम समास को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए देखिए सबसे पहले जानते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास है क्या, देखते हैं, ठीक है। देखिए समास को हम देखते हैं। समास संक्षिप्तीकरण को कहते हैं। क्या है? संक्षिप्तीकरण को कहते हैं। संक्षिप्तीकरण आप समझ रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इसे समझाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि आखिर संक्षिप्तीकरण किसे कहते हैं। ओके, देखिए, समास 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्दों को समास कहते हैं। स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे आप। इसके पहले जब हम लोग संधि पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 2 वर्णों का मेल होता था, 2 वर्ण के बीच संबंध बनते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे समास में 2 शब्द के साथ संबंध बन रहे हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि कहाँ पे शब्द होगा और कहाँ पे वर्ण होगा। संधि में हमारे वर्ण का मेल होता है और समास में हमारे शब्दों का मेल होता है। और एक बात यहाँ देखेंगे, समास के 6 भेद होते हैं, यानी कि समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे आप कि हमारा जो समास है इसका विलोम होता है व्यास। हम विलोम पढ़ने वाले हैं, लोकोक्तियाँ पढ़ने वाले हैं, मुहावरा पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आप जहाँ पे अपना विलोम तैयार कर रहे होंगे वहाँ पे उसे ऐड कर लेंगे कि समास का विलोम व्यास होता है, या इसके ही नीचे स्टार पॉइंट देकर यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है। लिख लेंगे कि जो समास का विलोम होता है वह व्यास होता है, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं, हर एक टॉपिक को मैं आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसे मैं आपको ना बताऊं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिए ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो सके। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो भी नए विद्यार्थी हैं और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, या पहले से भी हैं और उनको मालूम नहीं है, वो क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं या अभी ही कर रहे हैं, तो उनसे मैं एक बात कह देना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा ऑनलाइन कोर्सेज चल रहा है,
कहाँ? तो यूट्यूब पे, ठीक है। सिलेक्शन बैच, ठीक है। अगर इसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि हम सच में सेलेक्ट हो जाएं सीएचएस में और हमारे सिलेक्शन बैच के साथ जुड़कर अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे अपने पूरे डिटेल को सेंड कर दें। आपको हमारे बैच में ऐड कर दिया जाएगा और जो भी स्टडी मटेरियल अपने स्टूडेंट को देते हैं वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कब? जब आप हमारे सिलेक्शन बैच में जुड़ेंगे तब। तो ज्वाइन कर लीजिए, कोई बात नहीं है, मतलब देरी करने की कोई बात नहीं है, फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अपने पूरे डिटेल को सेंड कीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे और वहाँ से डायरेक्ट आपको ऐड कर लिए जाएंगे हमारे बैचेज में, ठीक है। इसका कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो भी स्टूडेंट हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे इजीली जाकर इस आईडी से फॉलो कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आपको मालूम था कि हाँ, हमारे समाज जो होते हैं उनके 6 वेद होते हैं। आखिर वो कौन कौन से होते हैं, चलिए हम एक एक करके हम आपको बताते हैं और उसके बाद एक एक करके इनको पढ़ेंगे भी, ठीक है। देखिए, पहला है हमारा द्वंद्व समास, दूसरा हमारा द्विगु है और तीसरा है हमारा तत्पुरुष और उसके बाद चौथा हमारा कर्मधारय समास, पांचवा हमारा अव्ययी भाव समास और छठा बहुव्रीहि समास। स्टूडेंट, एक बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस लेक्चर को लाइक नहीं की है तो प्लीज़ फटाक से लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है और आप सच में सिलेक्शन लेना चाहती हैं तो मैं कह रहा हूँ इसको आराम से इस लेक्चर को देखिए। इससे अच्छा कंटेंट सीएचएस के लिए आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एक करके अब सारे समास को हम लोग देख लेंगे, इसे पहचानने का तरीका, इसे पकड़ने का ट्रिक और हमारे एग्ज़ाम में कैसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे और उसको हम इजी वे में कैसे कर लें, इसको हम अब देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास को। स्टूडेंट, मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर आप सीएचएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप ज़रूर इतना जान रहे होंगे और मोटे तौर पे कुछ ना कुछ ज़रूर कंप्लीट किए होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, समास जो है या व्याकरण जो पोर्शन है आप पहले से भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं जिस तरीके से आज आपको समास पढ़ाने वाला हूँ शायद ही आप पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जानते कि समास में जो हमारा द्वंद्व समास है इसे मतलब किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अजय स्टूडेंट, आप बताइए पूर्व पद और उत्तर पद आप समझ रहे हैं या नहीं? पूर्व पद मतलब होता है पहला और उत्तर मतलब होता है उसके बाद, यानी कि दूसरा। समझ गए? तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, ट्रिक नंबर हमारा पहला है जो ज़्यादातर स्टूडेंट यूज़ करते हैं और यह अधिकतम जगहों पे यूज़ होता है और सही भी हो जाता है। तो जो हमारा ट्रिक है, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्हों का लोप होता है, यानी कि प्रयोग होता है। ओके, जहाँ पे भी आपको शब्द दिखे और वहाँ पे ऐसा योजक चिन्ह आपको दिखे, ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में शायद हाइफन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं क्लियर नहीं हूँ लेकिन मैं बता दिया हूँ, ठीक है। योजक चिन्ह दिखे तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे? द्वंद्व समास। लेकिन स्टूडेंट, एक मिनट और आप ध्यान रखना, अगर वह जो शब्द है वह बराबर नहीं होना चाहिए, उसका जो पूर्व पद है वह जो पूर्व पद है वह उत्तर पद उसका विलोम होना चाहिए, ठीक है। पूर्व पद का विलोम उत्तर पद होना चाहिए, यानी कि आप नहीं समझे। तो स्टूडेंट, एक ट्रिक और हमारा देखिए, या चलिए मैं आपको बता दूं कि आखिर यह योजक चिन्ह है उसका विलोम कैसे होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको शब्द में दिखे, ठीक है, अगर आपको क्या दिखे, शब्द में दिखे, ऐसे करके हम लोग स्टूडेंट लिखते हैं रात, रात, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे तो आपको हाइफन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? यहाँ पे तो आपको हाइफन दिख रहा है, यानी कि योजक चिन्ह दिख रहा है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास नहीं हो सकता है, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, यह है हमारा उत्तर पद, सॉरी हाँ पूर्व पद है, उत्तर नहीं पूर्व पद, और यह हमारा है उत्तर पद, ठीक है।
तो देखिए जो हमारा यह पूर्व पद है इसका विलोम हमारा उत्तर पद होना चाहिए, इसका विलोम यह होना चाहिए, तभी जाकर हमारा द्वंद्व समास हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका हाइफन लगा ही है लेकिन यहाँ पे इसका हम बता सकते हैं रात, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा दिन, यह हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैं आपकी हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए जो हमारा यह पहला जो है यह हमारा पूर्व पद है और यह हमारा उत्तर पद है, यानी कि उसके बाद वाला पद। तो देखिए हमारा रात जो है हमारा उत्तर पद है, तो इसका विलोम हमारा सॉरी यह पूर्व पद है तो इसका विलोम हमारा उत्तर पद है, और इसका विलोम उत्तर पद। तो आप भी जानते हैं कि रात का जो विलोम होता है वह हमारा दिन होता है। तो देखिए यहाँ पे है, समझ रहे होंगे मेरे बात को। तो आप सिर्फ इस योजक चिन्ह से उसको नहीं क्लियर कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं यही कि यही हमारा द्वंद्व है। आपको हर एक के उसके पास जितने भी ऐसे टॉपिक हैं उसको कवर करना होगा। किसी भी एग्ज़ाम को अगर सच में सिक्योर होकर आप क्लियर करना चाहते हैं तो हर एक पॉइंट को आपको समझना होगा। अगर आपके सिलेबस में समास है तो समास को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा आपको। तो आप द्वंद्व समास समझ गए। रहा बात दूसरा ट्रिक, तो देखिए ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना बाबू, तो आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिक अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। देखिए दूसरा ट्रिक है जो हमारा द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। कैसे लोप होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आप देखेंगे ऐसे दिन रात, तो आप इसको तोड़ेंगे तो हाइफन को जब आप यहाँ से हटा देंगे तो इसको इसके जगह पे आप दिन और रात कह सकते हैं। लेकिन आप बताइए रात यहाँ लिखा है, रात और रात कहा जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। एक शब्द को अच्छे ढंग से बोलना पड़ता है। ठीक है, तो रात और रात ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए रात और दिन अच्छा लग रहा है और यही सूटेबल वर्ड है, हमारा शब्द है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैं बोला हूँ कि पूर्व पद जो होगा हमारा, पूर्व पद का विलोम होता है हमारा उत्तर पद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माता पिता, बीच में हाइफन है बट देखिए यहाँ पे माता और पिता हो सकता है। देखिए हुआ ना। देखिए राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई वाहन, देखिए भाई का विलोम है कि नहीं वाहन। यहाँ पे लिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे लिंग से आप नहीं पहचानिएगा, लिंग से मतलब नहीं है, उसका विलोम होना चाहिए। वो पुरुष हो या स्त्री हो, विलोम यानी कि विलोम होता है उसका उल्टा होना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई और वाहन, पाप और पुण्य, पाप का विलोम होता है पुण्य, आपको भी मालूम है। तो देखिए पाप और पुण्य यह हमारा द्वंद्व समास का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। माता पिता ये सारे हमारे द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हैं। सुख और दुख, देखिए सुख और दुख है हमारा, तब बीच में जब हाइफन दिया है तो आप इसको डायरेक्ट तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो देखेंगे सुख और दुख, और उसके बीच में ऐड करेंगे और को, और उसको बोल कर आप देखेंगे, और इससे भी नहीं हो सकता तो उसकी पूर्व पद का विलोम यानी कि उल्टा खोजेंगे उसके उत्तर पद को। अगर मिल गया तो 100% क्या है स्टूडेंट, 110% वहीं आपका आंसर सही होने वाला है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि इतने अच्छे से आप कभी नहीं समझे होंगे जितना अच्छा से मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा समास है, वह है द्विगु समास है। क्या है हमारा द्विगु समास है। अब इसको देखिएगा, ये भी बहुत बहुत आसान है और बहुत ही आसान भाषा में मैं बताऊंगा आपको। देखिए जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। बाबू मैं आपको बता दिया हूँ कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। तो पूर्व पद मतलब जो हमारा पहला है वही है। देखिए ट्रिक है हमारा, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। संख्या आप समझ रहे होंगे, जैसे कि काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4, ये हमारे पूरे के पूरे संख्या हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जाम्पल आप देखेंगे तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा नवरत्न में कौन सा समास है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। तो देखिए इसको आप तोड़ना स्टार्ट कीजिए। किसी भी चीज़ को अगर तोड़ तोड़ कर आप समझते हैं ना बाबू, तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा और आप कभी गलती भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, गलती होगा ही नहीं आपसे। तो देखिए 9 रत्न है, इसको बोलिए 9 रत्नों का समूह। क्या? 9 रत्नों का समूह। ठीक है, आपकी
सिलेबस में है कि नवरत्न जो हैं वह किस राजा के दरबार में रहते थे। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ से इसको कवर करेंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जानता है वह कमेंट जरूर करेंगे कि नवरत्न जो थे वह किनके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, देखिए उसके बाद है सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह। ऐसे तोड़ेंगे ना तो आपको इसका पूर्व पद जो है ना संख्या में दिखेगा। तो सात हमारा संख्या है। देखिए त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, यहाँ तीन हमारा संख्या है। सप्त मंजिल, सात मंजिलों का समूह। जैसे कि एक और हो जाएगा हमारा त्रिभुज हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, चार भुजाएं। ठीक है, ऐसे षष्ठ कोण। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, द्विगु समास, जिसमें संख्या की प्रधानता हो या हमारा पूर्व पद जो हो वो संख्या हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कर्मधारय समास। देखिए जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहते हैं। एज ए स्टूडेंट आप नहीं समझ पाए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपको ना बहुत आसान भाषा में समझाया जाए तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो उनके लिए मैं हूँ, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। लेकिन अगर इस आसान तरीके से भी मैं आपको समझा रहा हूँ और आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बाबू बहुत गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका बेस्ट ट्रिक है कि देखिए बताने वाले, देखिए विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए कोई भी ऐसा चीज हो जिसकी विशेषता वह समास बताए, वह शब्द बताए, वह हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। बाबू आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एक बात का मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको विशेष और विशेषण मालूम है? अगर नहीं मालूम तो मुझे कमेंट करें, इसको मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मालूम नहीं है तो, अगर जानते हैं तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, काली मिर्च। अब बाबू आप बताइए काली मिर्च किसकी विशेषता बता रही है? मिर्च की विशेषता बता रही है कि आखिर वो जो मिर्च है वो कैसी है, तो वह काली है। काली है जो मिर्च, यानी कि जो मिर्च है हमारे पास वह क्या है, काली है। नील कमल, देखिए नीला हो कमल, नीला हो जो कमल, यानी कि जो हमारा कमल है वह क्या है, नीला है। किसकी विशेषता है, कमल की। वह कैसी है, जो नीली है। तो आप समझ रहे हैं कि जो भी शब्द किसी का विशेषता बताए ना वह हमारा कर्मधारय समास होगा। ठीक है, पीताम्बर, अब देखिए पीला है जो आंबर, यानी कि पीताम्बर। ठीक है, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। ठीक है, ठीक है, तो यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है हमारा अव्ययी भाव समास। अब देखिए अव्ययी भाव समास आप समझ रहे होंगे। अब एक बात इसको यहाँ से आराम से देखिएगा आप, इसको बताने के लिए मैं बहुत ही अच्छा से ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्शन भी बनते हैं। ठीक है, अपवाद भी होते हैं बहुत सारे, जो उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आपको। मैं बोलता हूँ हर एक पॉइंट को आपका क्लियर करूँगा। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को, बस आपको पूरे लेक्चर को तो अटेंड करना है बस, कुछ नहीं, और नोट्स बनाना है बस। देखिए जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब अव्यय आप समझ रहे हैं, अव्यय नहीं समझ रहे हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए प्रत्येक उपसर्ग, देखिए प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव कहलाता है। उपसर्ग मैं आपको बता चुका हूँ, उपसर्ग प्रत्यय यह सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए यथा, यथा स्थान, ठीक है, स्थान के अनुसार। यथा हमारा क्या है, यह हमारा उपसर्ग है। आजीवन, हमारा जो आ है क्या है, उपसर्ग है। प्रतिदिन, जो हमारा प्रति है क्या है, यह उपसर्ग है। यथाशक्ति, यथा जो क्या है हमारा, यह यथा समय है। ठीक है, यथा शक्ति भी हो सकता है। तो यथा जो है हमारा अव्यय है। जो पूर्व पद यानी कि पहले वो दिखे क्या उपसर्ग लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि वह हमारा
अव्ययी भाव समास से। एक्सेप्शन में आता है कि जैसे कि आपको एक ही शब्द का रिपीटेशन दिखे, मतलब वही शब्द दोबारा आए, जैसे कि रात रात, दिन दिन, सुबह सुबह, शाम शाम, ऐसे आए और बीच में योजक चिन्ह दिखे, तो आप यहाँ से आराम से अव्ययी भाव लगा देंगे, ना कि वहाँ यहाँ पे आप लगा देंगे द्विगु समास। ठीक है, द्विगु नहीं, सॉरी, द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पे आप द्वंद्व समास नहीं लगाएंगे, अव्ययी भाव समास लगाएंगे। आप जहाँ पे गलती कर सकते हैं उसको मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं उससे बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आराम से आप समझ गए होंगे कि अगर किसी शब्द का रिपीटेशन दिखे, यानी कि आए, दोबारा आए, बार बार आए, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं हमारा। यार रिपीट हो गया है ना, चलिए यही है, स्लाइड दोबारा आ चुका है। देखिए 5 नंबर है हमारा बहुव्रीहि समास, और इसको आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेषण विशेषण नहीं, विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि मुख्य रूप से बात करें कि अपने को छोड़कर किसी और की विशेषता बताए, उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे, दशानन, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। देखिए दशानन कह रहे हैं, यानी कि 10 मुख वाला, तो वह किसका है? रावण का है। देखिए अपने को छोड़कर किसी और को विशेषता दे रहा है ना, यही हमारा बहुब्रीहि समास है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। आपको मालूम है कि हमारे शिव जी जो हैं उनका कंठ जो है नीला है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है नीलकंठ, लेकिन यह इशारा किसके तरफ है? शिव जी की तरफ। ठीक है, भोलेनाथ। ठीक है, समझ रहे हैं। लंबोदर, देखिए हम बोल तो रहे हैं लंबोदर, लेकिन यह इशारा किसके तरफ जा रहा है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, जो हमारे गणेश जी हैं उनका जो देखिए हैं उदर, उदर आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। ठीक है, उनको कहते हैं, किसको? गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, गिरिधर, ठीक है, गिरिधर गोपाल आप जानते हैं किनको बोला जाता है? श्री कृष्ण को बोला जाता है। ठीक है, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। आप समझ रहे होंगे कि अपने को छोड़कर किसी अन्य को इशारा देता है, विशेषता देता है, उसे ही हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर हमारा। यह 6 नंबर जो हमारा है तत्पुरुष समास है, और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं शुरू से, तो अगर अभी तक कुछ भी आपको समझ में आया है और लाइक करना भूल गए हैं, तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी यह लाभ प्राप्त हो सके। और एक प्यारा सा कमेंट करना आप ना भूलेंगे। ठीक है, देखिए जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्व पद गौण यानी कि पूर्व पद लोप हो, विलुप्त हो जाए, और उत्तर पद की प्रधानता दिखे, यानी कि पहला का कुछ नहीं, उसका लोप हो जाए, यानी कि वह ढका जाए, और जो हमारा उत्तर पद है उसके बाद वाला, उसकी बहुत ज़्यादा प्रधानता दिखे, उसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रधान हो। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इसी, और इसके अलावा मुझे कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप समझ गए होंगे ईजी वे में। ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। देखिए स्टूडेंट, समास के भी 6 भेद, और यहाँ पे तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे तो आप आसानी से वहाँ कर लेंगे। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष, दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष, और तीसरा है संप्रदान, चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष, और पांचवा है हमारा संबंध तत्पुरुष, और छठा है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। मुझे उम्मीद है ये सारे आप पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक एक करके। कर्म तत्पुरुष, जो इसका ट्रिक है वह को का लोप होता है। आपको जो शब्द मिलेगा उसमें ऐसा प्रतीत होगा कि इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें को आएगा, लेकिन वहाँ पे उस शब्द में उसका लोप दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे मत दान, यानी कि मत को देने वाला को मत सॉरी दान नहीं है, दाता, मत दाता, यानी कि मत को देने वाला। ठीक है, दूसरा है गिर हटक हकट। ठीक है,
गिर को काटने वाला, ठीक है, गिर को काटने वाला, ठीक है। दूसरा हमारा कर्म तत्पुरुष, ठीक है, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो। आपको मालूम है जब कारक हम पढ़ाए हैं तो उसमें हम सब बता चुके हैं किसका चिन्ह क्या है, कौन से कारक का क्या चिन्ह होता है, वहाँ से आप समझ लेंगे। देखिए जन्मजात यानी कि जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा मुँह से मांगा, गुणहीन गुणों से हीन, ठीक है। और इस सी का मतलब भी बताए हैं कि कहाँ पे बिछड़ाव होता है, कहाँ पे जुड़ाव होता है, कैसे समझना है। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाकर सीरियल नंबर से पूरे लेक्चर को अटेंड करें। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष जो है हमारा, इसका जो प्रथम जो ये ट्रिक है हमारा, जहाँ पे संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। अब संप्रदान कारक में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, आप अगर कारक पढ़े होंगे तो आसानी से यहाँ समझ पा रहे होंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और मैं उसका एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। चलिए आप उस वीडियो को जाकर दोबारा देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया है और आप या नहीं याद रख पाए हैं या नहीं ट्रिक नोट्स बनाए हैं तो। और जो स्टूडेंट नए हैं वह शुरू से लेक्चर को देखें, उनको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। देखिए हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होता है। चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष। देखिए दोनों में स है, से है, लेकिन दोनों में अंतर है, वहाँ पे देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ पे हमारा अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ से पूछ लिया जाएंगे कि आप बताइए कि धनहीन कौन सा समास है, तो आप तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर आपको नहीं दिया जाए कि तत्पुरुष समास और उसमें दे दिया जाए अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और भी जो है उसको, या इनमें से कोई नहीं, तो अगर आप इसे डिटेल में पढ़े होंगे तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। धनहीन यानी कि धन से हीन, यहाँ से यह समझ में आ रहा है कि इसके पास धन नहीं है, धन इसका लोप हो चुका है। भयभीत, भय से भीत, जन जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा। चलिए 5 नंबर देखते हैं संबंध तत्पुरुष। इसका ट्रिक है जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे कि प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन का चर्य, भारत रत्न, भारत का रत्न। आप कारक पढ़िए, आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा और मुझे उम्मीद है जो स्टूडेंट अगर पढ़े होंगे कारक उनको अच्छा से समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ पे अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो वह अधिकरण तत्पुरुष होता है, जैसे कि नीति निपुण यानी कि नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये सारे हमारे क्या हो गए, तत्पुरुष समास हो गए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे तत्पुरुष समास भी यहाँ पे 6 के 6 कंप्लीट होते हैं और समास भी हमारा यहाँ 6 के 6 कंप्लीट होता है। तो एज ए स्टूडेंट अगर आपको यह लेक्चर सच में अच्छा लगा होगा और आपके लिए है महत्वपूर्ण है, यह सारे के सारे लेक्चर अगर सच में CHS में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, और इसके अलावा आपके पास जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, जो भी प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करेंगे। और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने सिलेक्शन के लिए हमारे सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करके हमारे इस शिक्षा हब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल की घंटी को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आसानी रहे। तो आज के लेक्चर में बाबू इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शायद हिंदी साहित्य में रचना और रचनाकार को कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद हमारा हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पे हम लोग एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट में जो भी होंगे विजेता उनको प्राइज़ दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज के लेक्चर को इतना ही पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग ऐसा ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, बाय बाय।